Hello everyone, this is Jyoti Sukla and welcome to all in this channel. सो यस फ्रेंड्स, आज मुझे इंडियन एक्सप्रेस का कुछ आर्टिकल मिला है जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो चलिए देखते हैं इसके इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स को। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, पहला आर्टिकल जो है आपका वो दिया हुआ है भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल। ठीक है, यानी हाइड्रोजन फ्यूल सेल के बारे में हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं, जो कि पहली इंडिया में जो है लाया गया है, इसका शुभारंभ किया गया है। तो हाल ही में कौन किया है? केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री राज्य मंत्री ने भारत में पहली हाइड्रोजन ईंधन HFC का शुभारंभ किया है। यहाँ पर आप देख सकते हो CSIR राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला NCL ने बिस्फेनॉल एक पायलट संस्थान का भी उद्घाटन किया है। तो ये किसने किया है? तो केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री ने इसका उद्घाटन किया है। तो इसके बारे में और भी आपको पढ़ना है तो यहाँ पर देख सकते हो कि एपॉक्सी रेजिन, पॉलीकार्बोनेट, तो ये सब क्या है? ये सब आपकी कार्बन की कंपाउंड्स होंगे। आपके अन्य इंजीनियरिंग प्लास्टिक के उत्पादन के लिए एक महत्वपूर्ण फीड स्टॉक है। इसके बारे में थोड़ा सा दिया हुआ है। हाइड्रोजन ईंधन के बारे में आपको और जानना है तो आप देख सकते हो कि विद्युत रासायनिक उपकरण है जो हाइड्रोजन की विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। किसको? हाइड्रोजन को, यानी कि जो हाइड्रोजन होता है उसको आपका इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करने का काम करता है। ठीक है, तो ये बेसिकली गैसेस से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जा रहा है, जो कि अपने आप में बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत इनोवेटिव आइडियाज़ हैं। और ऐसे आइडियाज़, ऐसे मतलब हाइड्रोजन फ्यूल सेल दूसरे कंट्रीज़ में बहुत पहले से आए हैं। दूसरे कंट्री में मतलब कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, अगर हम वहाँ पर देखें तो काफ़ी चलन है इसका। ठीक है, तो इंडिया में अभी इंट्रोड्यूस किया गया है, इसका उद्घाटन किया गया है। आगे हम आ जाते हैं सेकंड आर्टिकल की तरफ, और सेकंड आर्टिकल है हमारा भारत यूरोपीय संघ संबंधों के लिए रोड मैप। ठीक है, तो संदर्भ क्या है? भारत ने अभी स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे किए हैं। हम सभी को मालूम है कि अभी हम लोगों ने जो है अमृत महोत्सव, आज़ादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेट किया है। ठीक है, उसी के साथ जो यूरोपीय संघ है, ठीक है, जो यूरोपीय यूनियन है, उसके भी हमारे और यूरोपीय यूनियन के जो संबंध हैं, जो रिलेशनशिप है, वो भी 60 वर्ष पूरा हो गया है। ठीक है, तो उसका भी सेलिब्रेशन हम लोग कर रहे हैं। तो भारत के यूरोप के साथ कई क्षेत्रों में संबंध देखे जा सकते हैं, जैसे कि हमारी और यूरोपियन यूनियन के विदेश नीति और सुरक्षा सहयोग, व्यापार, अर्थव्यवस्था, इन सारी चीज़ों को लेकर के हमेशा बातचीत होता रहता है कि किस तरीके से हम सभी में अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। तो भारत और यूरोपीय यूनियन के संबंध मील के पत्थर साबित होंगे। ये आप देख सकते हो, कुछ समझौता वगैरह 1994 में हुए हैं, जैसे कि यहाँ पर भारतीय यूरोपीय संघ शिखर संघ सम्मेलन 2000 से हो रहा है। ठीक है, उसी के साथ में इन सब को भी आप देख सकते हो, संयुक्त कार्य योजना 2005। तो इस तरीके से हमारे और यूरोपीय यूनियन के काफ़ी अच्छे संबंध हैं। और इस साल 60वीं वर्षगांठ हम लोग इसके भारत और यूरोपीय यूनियन के मना रहे हैं। इसके साथ ही आप देख सकते हो कि सहयोग के तरीके में और क्या क्या है, जैसे कि हम भारत हरित साझेदारी में एक दूसरे से बातचीत करते हैं, हम कैसे पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों को। भारत और डेनमार्क के बीच में हरित रणनीतिक साझेदारी भी लाया गया है। जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर हम बात करते हैं, जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, इसके पोल्यूशन को हम कैसे कम कर सकते हैं। ठीक है, भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन भी होता है। नॉर्डिक क्या है? नॉर्डिक कंट्रीज होते हैं, नॉर्डिक कंट्रीज हैं, तो नॉर्डिक कंट्री के साथ में हमारे सम्मेलन होते रहते हैं। आइए नेक्स्ट हम थर्ड आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं, और थर्ड आर्टिकल है हमारा मिथिला मखाना को भौगोलिक संकेत, GI टैग मिला है। किसे? मिथिला मखाना। आप लोग फेमस है मिथिला, जो कि बिहार के रीजन में आपको देखने को मिल सकता है। तो ये देखते हैं क्या है। तो हाल ही में सरकार ने मिथिला मखाना को भौगोलिक संकेत GI टैग दिया है। इस कदम से उत्पादकों को उनकी प्रीमियम उपज का अधिकतम मूल्य प्राप्त करने में मदद मिलने की उम्मीद है। देखो, जब कोई GI टैग मिल जाता है ना, तो उसकी बहुत ही ज़्यादा वो पॉपुलर हो जाता है ना, लोग उसका डिमांड बढ़ जाता है। न केवल इंडिया में बल्कि पूरे वर्ल्ड में लोग उसकी डिमांड करने लग जाते हैं। ठीक है, तो इसका एक्सपोर्ट भी काफ़ी अच्छा खासा होने लग जाता है। तो जो उत्पादक होते हैं, जो इसको प्रोड्यूस करते हैं, उनको काफ़ी अच्छा जो है वो उसका कॉस्ट मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि GI एक संकेतक हो गया, एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में जो होता है। तो GI टैग उसी को मिलता है जो किसी पर्टिकुलर एरिया में हो। ठीक है, किसी पर्टिकुलर एरिया में प्रोड्यूस हो और वो और कहीं पर नहीं होता हो, केवल उसी पर्टिकुलर एरिया में, तो उसी को जो है
दिया जाता है। अच्छा, यहाँ पर आप देख सकते हो भौगोलिक संकेतक माल पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999, ठीक है। ये एक्ट आपको याद रखना है कि 1999 में ये भौगोलिक संकेत पंजीकरण जो है वो लाया गया था। और इसी के साथ हम इसका इम्पोर्टेंस वगैरह भी देख सकते हो कि इम्पोर्टेंस वही चीज़ें हमने बोला कि डिमांड उसकी बढ़ जाती है और जो प्रोड्यूसर होते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होता है। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। इंडिया एज फर्स्ट टाइम प्रेसिडेंट ऑफ G20। हाँ, G20 बहुत फेमस है। तो इंडिया इस बार पहली बार G20 की प्रेसिडेंसी जो है वो संभालने जा रहा है। तो न्यूज़ क्या है यहाँ पर हम देख सकते हैं। ये G20 की जितने भी कंट्रीज़ हैं, यानी 19 कंट्री हैं बेसिकली। इसमें कितने 19 कंट्री हैं और एक यूरोपियन यूनियन है। तो यूरोपियन यूनियन में कई सारे कंट्रीज़ हो जाते हैं यूरोप के। तो हम इसलिए इसको बोलते हैं G20। तो ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज़ बोला जाता है, बट कंट्री तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। यूरोपियन यूनियन को भी अगर बोला जाए एज अ पूरी कंट्रीज़ को उसके अलग अलग कर दिया जाए तो बहुत ज़्यादा कंट्री हो जाएंगे, लेकिन हम यूरोपियन यूनियन को केवल एक मान के चलते हैं और ये 19 कंट्रीज़, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में। तो इंडिया कब से कब तक, तो अभी 1 दिसंबर 2022 से लेकर के नवंबर 30, 2023 तक, यानी 2022 से लेकर के 2023 तक इंडिया जो है G20 की प्रेसिडेंसी जो है वो संभालने वाला है। तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि इंडिया G20 की प्रेसिडेंसी को संभालने के लिए जा रहा है। तो चलिए देखते हैं कि इस G20 के बारे में थोड़ा सा। तो G20 जो मेंबरशिप हैं इनका नियरली 90% ऑफ द वर्ल्ड GDP, तो इनकी जो GDP है ना वो पूरे वर्ल्ड की 90% GDP होती है। समझ रहे हो, G20 में बहुत बड़े बड़े देश सब शामिल हैं। हमारे इंडिया भी हो जाता है, तुम्हारा चाइना भी हो जाता है, जापान हो जाता है, उधर तुम रशिया, अमेरिका, ये सारी कंट्री जितने भी मजबूत कंट्री हैं वो सब आ गए। तभी तो बोला जा रहा है कि 90 कंट्री, ये तुम्हारा जो 90% GDP है वो इसमें शामिल हो जाता है। 80% ग्लोबल ट्रेड, तो पूरे वर्ल्ड का जो 80% ट्रेड होता है ना वो यही कंट्रीज़ के द्वारा होता है। 67% पॉपुलेशन भी इन्हीं कंट्रीज़ में है, ठीक है। तो इस वजह से इसका इम्पोर्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आगे हम देखते हैं। द फोरम वॉज एलिवेटेड फ्रॉम द फाइनेंस मिनिस्ट्री हेड ऑफ द गवर्नमेंट इन 2008। G20 वॉज फॉर्म्ड व्हेन G8 स्टेट, ये G8 जो कंट्रीज थी वो अभी तो G8 नहीं है, G7 है, क्योंकि उसमें से रशिया जो है वो बाहर निकल चुका है। तो रशियन अप 2014 व्हेन रशिया वॉज सस्पेंडेड रिलाइज दे नीडेड। तो आप इसके बारे में भी दे सकते हो G7, G8 और G20 के बारे में। आगे हम आ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल मंडाला आर्ट इंस्टॉलेशन, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। रिसेंटली स्पेक्टिकुलर मंडाला आर्ट इंस्टॉलेशन बिगर than the size of football field was unveiled a public park in Liverpool in the United Kingdom, ठीक है। तो अभी रिसेंटली यूनाइटेड किंगडम में इसका जो है वो न्यूज़ में रहा। तो चलिए देखते हैं इस मंडाला आर्ट के बारे में। तो लिटरल मीनिंग ऑफ मंडाला आर्ट मंडाला इज द सर्कल। इसका मतलब क्या हो जाता है, सर्कल, सेंटर। संस्कृत में इसका सेंटर मतलब हो गया, ठीक है। तो मंडाला इज द सिंबॉलिक डिज़ाइन इन हिंदू एंड बुद्धिस्ट, ठीक है। तो ये एक सिंबॉलिक डिज़ाइन है हिंदू और बुद्धिस्ट जो है रिलीजन का। तो ये क्या करता है, फॉर्मेंस ऑफ द सेक्रेड राइट्स एंड आल्सो एन इंस्ट्रूमेंटल मेडिटेशन। तो ये सारी चीज़ें हम इसके बारे में देख सकते हैं। हाँ, इसका थोड़ा सा और हम देखेंगे, स्क्वायर फॉर्म में होता है, ठीक है। ये देख सकते हो, ये जो मंडाला आर्ट इंस्टॉलेशन है ना, ये वाला यही है मंडाला आर्ट, ठीक है। तो ये देख सकते हो कि सर्कुलर किस तरीके का साइज़ है, किस तरीके का शेप है। आगे हम चलते हैं। नेक्स्ट है फूड सिक्योरिटी। यहाँ पर देख सकते हो फूड सिक्योरिटी। तो फूड सिक्योरिटी जो हो गया आपका एग्जिस्ट व्हेन ऑल पीपल एट ऑल टाइम हैव फिजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक एक्सेस टू सफिशिएंट, सेफ एंड न्यूट्रिशन। तो इसमें क्या है, इसका मेन मकसद क्या है, मेन मोटो क्या है कि पूरे वर्ल्ड में जितने लोग रहें ना उनको एटलीस्ट वो हंगर ना रहें, ठीक है, वो भूख से पीड़ित ना रहें, उनको खाने के लिए उनका प्रॉपर न्यूट्रिशन वगैरह तो होना चाहिए। इसीलिए तो अब इंडिया में देखो तो इंडिया में PDS सिस्टम चलाया जाता है। कौन सा PDS सिस्टम, इंडियन गवर्नमेंट जो है वो PDS सिस्टम, इसके तहत क्या होता है कि इंडिया में हर गली मोहल्ले में आप देख सकते हो कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है
वो सभी को अनाज जो है वो वितरित करने का काम करती है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि बहुत कम पैसे में गेहूँ, चावल, इवन जो बहुत गरीब है इनको फ्री में मिलता है राशन, ताकि वो क्या है कि कोई भी भूख से ना पीड़ित रहे। हमारे इंडिया में जो है हंगर ना बहुत बड़ा कॉज हो जाता है लोगों के पीछे रहने में। आगे हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारा है आर्टिकल CDBC, द डिजिटल रूपी दैट RBI could इंट्रोड्यूस दिस ईयर। तो अभी क्या हुआ था ना, जब बजट आया था ना, बजट का जब स्पीच दे रही थी हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री जिनके पास है, निर्मला सीतारमण जी, तो उन्होंने उसी टाइम पर बोला था कि हम इसी साल जो है वो लॉन्च करने वाले हैं डिजिटल रुपया। ठीक है, डिजिटल रुपया CBDC। तो मे बी बहुत जल्दी ही RBI जो है वो लॉन्च करेगा CBDC। तो ये हो गया आपका कैसी करेंसी है, ये है डिजिटल करेंसी। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं जो आर्टिकल है, लिबर्टी मेडल टू बी अवार्ड यूक्रेनियन प्रेसिडेंट जेलेंस्की। तो जेलेंस्की को अभी एक अवार्ड मिला है, एक मेडल मिला है, कौन सा, द लिबर्टी मेडल। ठीक है, किस लिए मिला है, इन्होंने ये आप देख ही रहे हो कि इतना संघर्ष कर रहे हैं, रसिया के साथ लगातार वॉर हो रहा है, लेकिन वो अपने पीपल्स के साथ में बने हुए हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे श्रीलंका में अभी क्राइसिस आया तो वहाँ के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री छोड़ छोड़ के भाग गए, अफगानिस्तान में आ गया क्राइसिस तो वहाँ के जो प्रेसिडेंट वगैरह हैं सब छोड़ के भागने लगे। तो ऐसे ये नहीं है, बहुत ही मतलब पूरी अपनी जनता को सपोर्ट करने वाला इंसान है, तो इसलिए इनको अवार्ड अभी दिया गया है। इसके बाद हम आ जाते हैं, नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है, गोदरेज एग्रोवेट साइन MOU। तो गोदरेज ने अभी असम, हमारी जो ईस्टर्न स्टेट है ना, कौन कौन से यहाँ पर असम, मणिपुर एंड त्रिपुरा के साथ में अभी जो है एक एग्रीमेंट साइन किया है, किसे लेकर के, पाम आयल की कल्टीवेशन को लेकर के। देखो प्रेजेंट टाइम में ना पाम आयल का बहुत ही ज़्यादा डिमांड है। इंडिया में पाम आयल जितना हो सकता है ना उतना होता नहीं है। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा पाम आयल दूसरे कंट्रीज से जो है इंपोर्ट किया जाता है, लेकिन अगर उसका कल्टीवेशन किया जाए ना तो बहुत बड़े अमाउंट में यहाँ पर प्रोडक्शन हो सकता है। तो अभी हमने G20 के बारे में जो देखा, नेक्स्ट आर्टिकल हमारा अगेन उसी को थोड़ा सा एक्सप्लोर किया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये कब बना था, इन सारी चीज़ों के बारे में। तो इंडिया अभी प्रेसिडेंसी लेने वाला है 2022 से लेकर के 23 तक। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 19 कंट्रीज़, वही हमने जो बोला 19 कंट्रीज़ प्लस एक यूरोपियन यूनियन होता है। अच्छा देख लेते हैं इसमें कौन कौन सी कंट्रीज़ है, 20 कंट्रीज़ के नेम। तो अर्जेंटीना हो गया आपका, जो कि आप देख सकते हो साउथ अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान एंड रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मैक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया एंड साउथ अफ्रीका, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट एंड यूरोपियन यूनियन। तो ये टोटल 20 हो गए मेंबर्स ऑफ द G20। ठीक है, इसके बाद हम आगे आ जाते हैं, अब हम क्वेश्चंस थोड़ा सा देख लेते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कुछ क्वेश्चंस हियर गिवन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट को पढ़ना है एंड देन हमें आप फर्स्ट ऑप्शन है धनबाद, सेकंड है करणपुरा, थर्ड है रामगढ़। अब हमें करना क्या है, एबो प्लेसेस इंडिकेट विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। अब ये सारे रीजन कहाँ पर हैं, तो अगर आपने करणपुरा और रामगढ़ नहीं भी सुना हो तो धनबाद तो सुना ही होगा कि धनबाद कहाँ पर है, झारखंड में। तो झारखंड हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। अच्छा झारखंड में है, तो अब झारखंड बहुत ज़्यादा रिच हो जाता है किसको लेकर के, कोयला के लिए, कोल माइंस के लिए। तो आपका C ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो गया। इसे आप देख सकते हो इसके और भी लोकेशंस के बारे में। नेक्स्ट हम आ जाते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पर। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अगेन फर्स्ट स्टेटमेंट इज, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस वाज फॉर्म्ड अंडर SC/ST एक्ट 1989। सेकेंड ऑप्शन है, इट इज़ अ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल तो नहीं है, ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, गलत हो जाएगा। द 127th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल इज टू गिव द राइट टू स्टेट गवर्नमेंट टू नोटिफाई बैकवर्ड क्लासेस। तो इसमें से हमें करना क्या है, इनकरेक्ट ऑप्शन जो है वो हमें सेलेक्ट करना है। ठीक है, इनकरेक्ट, तो ये थर्ड वाला ऑप्शन तो सही हो गया। ठीक है, अब थर्ड ऑप्शन जहाँ जहाँ है ना वो तो कट हो जाएगा, कट कट कट, एक ऑप्शन हमारा बचा एंड फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट। तो ये
ये दोनों ऑप्शन जो है वो गलत है, पहला और दूसरा, और हमसे पूछा गया है कौन सा गलत है, तो हमारा ये ऑप्शन हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन, फर्स्ट एंड सेकेंड ऑप्शन इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड नंबर, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट इज डूरंट कप इज एशियाज ओल्डेस्ट टूर्नामेंट इन द फील्ड ऑफ हॉकी। तो ये गलत दिया है। डूरंट कप जो है ओल्डेस्ट तो है एशिया का, लेकिन ये हॉकी का नहीं बल्कि ये है फुटबॉल का, ठीक है, तो इसलिए आपका ये ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा, तो ये गलत हो गया। नेक्स्ट है द प्रेस्टिजियस टूर्नामेंट वाज फर्स्ट हेल्ड इन 1888 एट दक्षाई हिमाचल प्रदेश। तो पहली बार ये यहाँ पर किया गया था, तो उसमें क्या पूछा गया है, विच इज़ द करेक्ट। तो करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, तो पहला तो गलत हो गया लेकिन दूसरा आपका सही है, तो आपका बी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। इसके बारे में आप देख सकते हो, डूरंट कप वर्ल्ड्स थर्ड ओल्डेस्ट एंड एशियाज ओल्डेस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट, ठीक है। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन के बाद फोर्थ नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ऑल इंडिया सर्विस कैन बी क्रिएटेड अंडर आर्टिकल 312। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 312 में दिया गया है कि ऑल इंडिया सर्विस जो है वो इस आर्टिकल के तहत बनाया जा सकता है, तो ये ऑप्शन तो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है देयर फॉर्मेशन नीडेड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो इसके फॉर्मेशन के लिए अमेंडमेंट की जरूरत होती है? नहीं, बिल्कुल नहीं, इसको राज्यसभा जो है वो क्रिएट कर सकता है, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। तो इनमें से पूछा गया है विच इज़ द करेक्ट, तो करेक्ट में कौन सा हो जाएगा, ओनली वन इज करेक्ट, सेकंड तो गलत हो गया, तो आपका इस तरीके से ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पीएम्स प्रपोजल ऑफ फोर्टिफाइड राइस डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया। तो क्या है फोर्टिफाइड राइस? फोर्टिफाइड राइस क्या है, मतलब जो राइस होता है ना उसी में न्यूट्रिशंस मिला दिया जाता है, तो उसे हम कहते हैं फोर्टिफाइड राइस। तो इसके बारे में देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज गिवन, फोर्टिफाइड राइस कंसिस्ट ऑफ विटामिन, फोलिक एसिड एंड अदर मिनरल्स। तो बिल्कुल, क्योंकि इसमें ये सारी चीज़ें मिलाई जा रही हैं, उसके न्यूट्रिशन को बढ़ाया जा रहा है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट वाई इंडिया इज़ द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड। तो इंडिया राइस का सबसे बड़ा कंज्यूमर है, बहुत बड़ा है, तो ये बिल्कुल सही है, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 and 2। तो इस तरीके से ये खत्म हो गए आर्टिकल और ये 5 क्वेश्चन के आंसर। होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, काफ़ी नॉलेजेबल लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो कमेंट करके मुझे बताना, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना, ताकि लोग जान सके सारे आर्टिकल्स के बारे में, क्या हमारे देश दुनिया में हो रहा है, उन सारी चीज़ों से अवेयर हो पाएँ। तो मिलते हैं किसी नए सेशन में। गुड बाय एंड टेक केयर।